आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मना आत्मा अवलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। निकट आती जाती व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। बदल जाते रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव। बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव। बदलता बदलता संसार आना पान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। समस्या आवेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग में। आदतों की वशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में। हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अनुप्रेक्षा और लेशा
ध्यान कायोत्सव, ध्यान कायोत्सव, श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर। हृदय हो, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरो वंदे तच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग हम नियमित कर रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रयोग हम करते आ रहे हैं। एक चिंतन चला प्रेक्षा ध्यान का, एक श्रृंखलाबद्ध हमारा कार्यक्रम चले और प्रेक्षा ध्यान के जितने भी अंग, सहायक अंग, विशेष अंग, सबको हम एक एक करके जानते हुए एक श्रृंखला का एक कार्यक्रम चलाए और उसी चिंतन का जो रिजल्ट है आज निकला है। आज हम इस श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं और हमारे साथ बड़ी खुशी की बात है, सविता जी जैन हमारे साथ दिल्ली से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़ी है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत शानदार श्रृंखला चलने वाली है। प्रेक्षा ध्यान के बारे में हम बहुत सुंदर तरीके से, जो बातें हमें पता नहीं है ऐसी भी कुछ बातें होगी। इतने दिन से हम कर रहे प्रेक्षा ध्यान के बारे में, लेकिन कुछ बातें अनजानी भी रह गई है, तो उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा ये इस श्रृंखला का पहला सेशन, ओपनिंग सेरेमनी आज हम कर रहे हैं। तो मैं सविता जी का परिचय देकर समय जाहिर करना नहीं चाहूंगा, कारण हम सब परिचित हैं इनसे। बहुत एक जानी मानी साधिका और बहुत ही अच्छी ट्रेनर है। तो सविता जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें और सभी से निवेदन अपने अपने वीडियो ऑन करें और कृपया दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है सविता जी। वेलकम वेलकम वेलकम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल और थैंक यू सो मच कि आनंदमल सर ने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। और सभी भव्य आत्माओं की भव्य को प्रणाम जो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ी हुई है। और इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। हमारा आज का ये
जो टॉपिक है प्रेक्षा ध्यान का इतिहास और उपसंपदा। तो पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रेक्षा ध्यान क्या है, किस तरह से ये शुरू हुआ, और फिर इसके बारे में आगे की और जानकारी। प्रेक्षा प्रेक्षा वर्ड कितना पुराना होगा? इनफैक्ट as old as महावीर। प्रेक्षा ध्यान भारत की प्राचीनतम ध्यान की पद्धति है, जिसका अभ्यास महावीर स्वामी ने 2600 वर्ष पूर्व किया। प्रेक्षा ध्यान का इतिहास गिरते हुए मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठा करने का एक योग है। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, बहुत पुराने समय से भारत शत्रुओं से घिरा रहा, बहुत समय तक गुलामी में रहा, और इन सब के होते हुए भारत के जो मूल्य रहे हैं, जो उच्च मूल्य रहे हैं, वो धीरे धीरे गिरते चले गए, उनसे दूरी बढ़ती चली गई। भारत का जो इतिहास रहा है, साहित्य रहा है, भाषा रही है, लाइफस्टाइल रहा है, उससे भी दूरी बढ़ती चली गई। और जो बेसिक मूल्य थे, जिन्हें कि हमारे ऋषि मुनि, साधु महात्मा घूम घूम कर पूरे देश में लोगों के बीच में, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रामाणिकता और सह अस्तित्व लोगों के बीच में फैलाते थे, धीरे धीरे यही सब मूल्य खत्म होते चले गए, क्योंकि भारत की भूमि ने बहुत सारे उतार चढ़ाव सहे। लेकिन समय बदला। समय के साथ 1947 देश आजाद हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में आई। इनफैक्ट देखा जाए तो उसी वक्त में, चाहे देश आजाद हो गया, फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अहिंसा, आक्रोश, अशांति, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ ही हम स्वतंत्रता को लेकर आगे बढ़े। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, लोगों में परेशानियां भी बढ़ी, लोग आचार्य तुलसी के पास गए, उनका मन इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए झंकृत हुआ। अब प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी सामने आते हैं, तो उन्होंने इसके सॉल्यूशन के लिए उस वक्त 11 वैल्यूज का, मूल्यों का एक पैकेज निकाला, जिसे हम अणुव्रत आंदोलन के नाम से जानते हैं। बहुत छोटी छोटी सी इसमें जो थे, एक तरह से संकल्प थे, जिन्हें कि अगर हम जिंदगी में अपनाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। बहुत सिंपल, जैसे मैं हरे भरे पेड़ों को नहीं काटूंगा, हिंसक प्रवृत्तियों में हिस्सा नहीं लूंगा, और जैसे होता है कि किसी भी तरह के ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, इनको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। बहुत लोगों ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से अपनाया, कुछ लोगों को इनको भी अपनाने में काफी प्रॉब्लम्स आई। फिर से विचार, चिंतन, मनन चला, और लगा कि ये सब चीजें जो हैं, ये जो इस तरह के बनाए गए हैं सिद्धांत, ये केवल प्रायोगिक हैं, सिद्धांतिक हैं। इन्हें अपने लाइफस्टाइल में लाने के लिए इनके साथ हमें बहुत सारे छोटे छोटे से प्रैक्टिकल्स इंसर्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि लोग उन्हें अच्छे से अपने लाइफस्टाइल में फिर से ला सके। तो इसके लिए आचार्य तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ को चुना कि वो ही इस चीज को प्रैक्टिकली किस तरह से अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो ही इसके ऊपर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और लोगों को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है, इसे मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन सामने आया कि जो 2600 वर्ष पहले महावीर स्वामी ने साधना की, जिस साधना के बल पर उन्होंने कैवल्य प्राप्त किया, पूर्णता प्राप्त की, वो क्या थी?
तो ये प्रश्न के ऊपर भी काम किया जाए कि वो क्या था जिसकी वजह से सब कुछ मिला। तो आचार्य महाप्रज्ञ का अथक परिश्रम, मेहनत, 6 महीने का अज्ञातवास, उन्होंने अपने शरीर को ही एक प्रयोगशाला बनाया और 13 वर्ष की अथक मेहनत के बाद हमारे सामने ये ध्यान के अलग अलग प्रयोग आए। चाहे वो श्वास परीक्षा है, चाहे वो चैतन्य केंद्र परीक्षा है, हर तरह के कई प्रयोग हमारे सामने आए। अब उनका जो इन प्रैक्टिसेस का पर्पस था वो क्या था? आध्यात्मिक लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए। ये जो उन्होंने खोज की उसका पर्पस क्या था? हमारी जो आध्यात्मिक के साथ साथ भावनात्मक स्तर को ऊपर उठाने के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक हर तरह का विकास होता चला जाए। और ये जो उनका एक और भी कहना था कि जो हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है वो है या तो हम केवल आध्यात्मिक हैं और या कोरे साइंटिफिक है। उन्हें इस चीज पर ज्यादा स्ट्रेस दिया कि व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो एक साइंटिफिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के हिसाब से होना चाहिए। डेवलपमेंट एज पर साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। तो इसी पर जोर देते हुए वो लोगों के बीच में तरह तरह के प्रयोग देते चले जाते थे। अब उनकी इस अथक मेहनत के बाद ही हमारे सामने ये प्रेक्षा ध्यान का उपक्रम आया, जो कि हम आज अपने जीवन में बहुत सही ढंग से एंजॉय करते चले जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आगमों की ही स्टडी नहीं की, उन्होंने अपने साथ मॉडर्न साइंस जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी को भी जाना और उसे भी ध्यान के साथ जोड़ा। अब जब ये प्रक्रिया पद्धति स्टार्ट हुई, शिविर लगने लगे, बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया, हर कैटेगरी के लोग इसको एंजॉय करने लगे, चाहे वो स्टूडेंट्स रहे, टीचर्स रहे, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, बुद्धिजीवी कैटेगरी है, पॉलिटिशियंस हैं, हर तरह के लोगों ने इन ध्यान की पद्धतियों का लाभ उठाया। अभी तक इस पद्धति का कोई भी नामकरण नहीं था, लोग इसका लाभ लेते जा रहे थे। तो धीरे धीरे ये भी मनन चिंतन हुआ कि इसका कुछ तो नाम दिया जाए। 1975 में जयपुर में जब शिविर था तो आचार्य महाप्रज्ञ ने सोचा कि शिविर भी हो रहे हैं, लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं, तो क्यों ना इसका कुछ नाम दिया जाए। उन्होंने फिर से आगमों में स्टडी की, उन्हें 2 शब्द मिले, एक शब्द विपाशना और एक प्रेक्षा। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, देखना। विपासना शब्द उन्होंने पाया कि ऑलरेडी बुद्धिज्म की जो ध्यान की पद्धति है उसमें यूज हो रहा है, तो प्रेक्षा शब्द को लिया। तो वहीं से 1975 से ही इस ध्यान प्रेक्षा ध्यान, जिस अवदान को हम आज इतने इजी तरीके से जिन्होंने हमारे सामने इसको प्रेजेंट किया, अलग अलग प्रयोगों के रूप में इसे हमारे सामने प्रेजेंट किया, और हम इसको खूब हर प्रयोग को अगर हम गहराई से देखें और उसके भाव को समझें तो हम उसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और इसी पद्धति में ये पद्धति, जस्ट अ मिनट, जो हमारे सामने आई, इसका पर्पस क्या है?
डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हम कितनी ही तरह के टेंशन फेस करते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स। हम अपनी इच्छाओं को अनलिमिटेड किए हुए हैं और उन्हीं की वजह से हमारा टेंशन, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हम डे टू डे लाइफ में करते क्या है? हम टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। टेम्पररी सॉल्यूशंस इन द सेंस ड्रिंकिंग की और स्मोकिंग की और, क्योंकि ये हमें एक छोटे से कम समय के लिए एक डिप्रेशन से मुक्त कर देते हैं, स्ट्रेस से मुक्त कर देते हैं और हमें ये सारी चीजें ही अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। या छुट्टियों पर कहीं घूमने चले जाते हैं और हमें लगता है आहा वी आर टोटली रिलैक्स्ड। लेकिन एक्चुअली में हमें क्या चाहिए होता है? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, जो कि इन टेम्पररी सॉल्यूशन से हमें परमानेंट नहीं मिलती है, वो भी क्षणिक ही होती है। अगर हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमें किस तरह से मिल सकता है? उसका जो एक रामबाण तरीका है वो है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा मेडिटेशन जो है ये एक रिच ट्रेडिशन है जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को साथ में लेकर चलता है। इनफैक्ट ये ध्यान की एक उत्कृष्ट पद्धति है। अब हमें जो उन्होंने अलग अलग तरह के प्रयोग दिए, जो हम अगर अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले देखना बताया गया है। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा मीन्स, जैसे हमने अभी जाना, प्रेक्षा और विपासना दोनों एक ही तरह के वर्ड हैं जिनका अगर हम जनरल एक सिंपल लैंग्वेज में अर्थ समझना चाहें तो प्रेक्षा का अर्थ है देखना। बट क्या देखना? हम खुली आंखों से तो हर वक्त सब कुछ देखते रहते हैं। क्या यही देखना इनफ है? ये देखना ही हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स में लेके आता है। ये 5 सेंसेस के जो विषय होते हैं, इन्हीं से हम स्ट्रेस में, तनाव में आते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान क्या है? देखना मीन्स गहराई से देखना। क्या? अगेन यही क्वेश्चन आता है कि गहराई से देखना मीन्स क्या देखना? अपने आप को देखना, अपने अंदर देखना, डिटैच होकर देखना, दृष्टा भाव से देखना, शरीर और मन की हर उस क्रिया को देखना जो हो रही है हमारे साथ। हमारा सारा का सारा ध्यान बाहर देखने में लगा रहता है, हमें उसे अंदर की ओर लेकर आना है। शरीर के अस्तित्व को जानना। क्यों? क्योंकि शरीर में ही आत्मा है। जब हम अपने आप को देखना मीन्स आत्मा को देखना, चेतना को देखना, तो यही हमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेकनिंग, रियलाइजेशन की ओर लेकर जाता है। ये देखने के ही अलग अलग प्रयोग हमें आचार्य महाप्रज्ञ ने दिए कि हमें किस तरह से क्या क्या देखना चाहिए। 8 मुख्य अंग, 8 तरीकों से हम अपने आप को देख सकते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग। इन्हीं पॉइंट्स को हम एक एक सेशन में डिटेल में अलग से लेंगे, अभी जस्ट उनको टच करके ही आगे बढ़ते हैं। कायोत्सर्ग इज फुल बॉडी रिलैक्सेशन फ्रॉम टो टू हेड। अपने आप को ही ऑटो सजेशन, स्वयं सूचना के द्वारा रिलैक्स किया जाता है। शरीर और आत्मा की भिन्नता को अनुभव किया जाता है। सेकेंड वे ऑफ लुकिंग एट आवरसेल्व्स इज अंतर यात्रा, जिसे कि इंटरनल ट्रिप। इंटरनल ट्रिप इज व्हाट? स्पाइनल कॉर्ड के निचले छोर, शक्ति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र, टॉप ऑफ द हेड तक अपने श्वास की यात्रा, चित्त की यात्रा, यही है अंतर यात्रा। तीसरा आ जाता है श्वास को देखना।
श्वास प्रेक्षा यानी श्वास को देखना, श्वास के प्रकंपनों को देखना, श्वास का लेना और छोड़ना, इसे अनुभव करना। श्वास तो हम सभी लेते हैं, हर वक्त लेते हैं, लेकिन उसे देखना ये इंपॉर्टेंट है। शरीर को देखना, शरीर में जो भी प्रकंपन, वाइब्रेशन, सेंसेशंस, दर्द, थकावट, पसीना, कपड़ों का टच, किसी भी तरह की फीलिंग्स, मौसम की, हर तरह का जो हम अनुभव करते हैं शरीर के ऊपर, उसको देखना, दैट इज शरीर प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र, आचार्य महाप्रज्ञ ने 13 चैतन्य केंद्र हमें दिए हैं, जिन्हें की योग की भाषा में चक्र, चक्र 13 नहीं है, लेकिन उन्हीं केंद्रों में चक्र भी समाहित है। तो चैतन्य केंद्रों को एक एक करके देखना। तो जब हम किसी भी पॉइंट पर देखते हैं तो वहां पर एनर्जी का प्रस्फुटन होता है, और जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारे विचारों में, भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। लेश्या ध्यान, ये केंद्र के साथ कलर्स का ध्यान है कि अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग रंगों का जब हम ध्यान करते हैं तो उनका किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हर चीज का, कलर्स का, केंद्रों का, पूरे यूनिवर्स का हमारे ऊपर प्रभाव, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कलर्स ही कलर्स फैले हुए हैं। जो बाहर है वही भीतर है, तो बाहर के ही कलर्स का इतना इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। तो जस्ट इमेजिन, अगर हम उन्हीं कलर्स को अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं तो कितनी चेंजेस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली। तो 7th जो है दैट इज अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा इज व्हाट? जो हमने ध्यान के वक्त देखा उसी के बारे में बार बार चिंतन करना। जब हम इनके एक एक करके प्रयोगों पर आएंगे तब हम इन्हें बहुत इजीली समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये क्या है। विचारों को, अपनी आदतों को बदलने का सबसे सटीक उपाय है अनुप्रेक्षा। इवन जिसे हम कहते हैं गोल सेटिंग्स, गोल सेटिंग को भी मैनेज करना, उसमें सक्सेस लेके आना, वो भी अनुप्रेक्षा ही है। और लास्ट, जो कि प्रेक्षा ध्यान का एक मुख्य अंग, मंत्र ध्यान, चैंटिंग ऑफ मंत्रास, मंत्रास की वाइब्रेशंस को अपने चारों ओर क्रिएट करना, और उन्हीं की वाइब्रेशंस के साथ जो भी हमें लाभ होते हैं, कलर्स भी उनमें जोड़े जाते हैं, वर्ड्स का उच्चारण भी किया जाता है, और ये सभी के सभी 8 के 8 अंग अपना अलग अलग तरीका, अलग अलग प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ते हैं। और अल्टीमेट पर्पस सभी का यही है कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन आए, भावों में परिवर्तन आए, व्यवहार में परिवर्तन आए। चाहे कोई भी प्रयोग किया, अगर हम उस प्रयोग को रेगुलर बेसिस पर करते चले जाते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस निश्चित हैं। और इसी में ये तो हमारे हुए मुख्य अंग, साथ ही 4 सहायक अंग और 3 विशिष्ट अंग हैं। सहायक अंग आसन, प्राणायाम, ध्वनि, मुद्रा। क्योंकि कोई भी ध्यान का प्रयोग करना हो, हमें कोई ना कोई एक आसन लेना होता है। प्राणायाम, श्वास को मंद करना होता है। ध्वनि के साथ अपने चारों ओर वाइब्रेशंस क्रिएट करनी होती है। हाथों की मुद्रा, शरीर की मुद्रा बनानी होती है। तो ये हमारे सहायक अंग जो कि हर मुख्य अंग के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह 3 विशिष्ट अंग भी है। वर्तमान क्षण की प्रेक्षा यानी लिव इन प्रेजेंट, हमें हमेशा प्रेजेंट को ही देखना है। विचार प्रेक्षा, विचार हमें सबसे ज्यादा परेशान कर, हम कुछ ना कुछ हर वक्त सोचते रहते हैं। तो जब हम उन्हें ही देखना शुरू कर देते हैं तो विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अनिमेष प्रेक्षा, जिसे योग की भाषा में त्राटक भी कहा जाता है, कि एक ही बिंदु पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर लगातार देखना, दैट इज
अनिमेष प्रेक्षा। तो अभी हम पढ़ते हैं प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा। कई बार देखने और सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि हम ध्यान सालों से कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो कोई भी इस चीज का असर नहीं पड़ा है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। सामने वाला भी यही कहता है, हाँ इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हो, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली में ध्यान का भी पूरा एक परिवार है। उस परिवार की ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। इनको अगर हम साथ में लेकर चलते हैं तभी हमारे भीतर बहुत बहुत ही जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस लेवल की चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। ये 5 हैं भाव क्रिया। इन्हीं को अभी एक एक करके मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करने जा रही हूँ ताकि समझ में आए कि ये क्या है। भाव क्रिया, माइंडफुलनेस, आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सुनने में आता है कि माइंडफुलनेस क्या है। प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मितहार और मित भाषण। तो ये 5 चीजें क्या है? भाव क्रिया। सबसे पहले हम भाव क्रिया को लेते हैं। भाव क्रिया इज हम जो भी क्रिया, कर्म, कार्य, एक्शन करते हैं वो पूरे भाव से करें। उसके साथ हम भाव को जोड़ दें, मन को जोड़ दें, चेतना को जोड़ दें। कॉन्शियसली जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो माइंडफुल हो जाता है। भाव क्रिया में सिर्फ ज्यादातर हम क्या देखते हैं या करते भी हैं, हमारा मन कहीं और होता है और कार्य हम कुछ और कर रहे होते हैं। तो जब जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसी में पूरे मन को ले आते हैं, भाव को ले आते हैं, तब वो हमारी भाव क्रिया बन जाती है। एक बार मैं ये स्क्रीन को नीचे करती हूँ। तो पूरे मन और भाव से किया गया कार्य ही हमें सफलता की ओर भी लेकर जाता है। हम ज्यादातर किसी भी कार्य में असफल क्यों होते हैं? ज्यादातर देखने सुनने में आता है, अरे हम इतना पढ़ते हैं, हमने बिजनेस के लिए इतनी मेहनत की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नॉर्मली हम सिर्फ और सिर्फ कार्य, एक्शंस पे ध्यान दे रहे होते हैं। अपने भावों को, अपनी कॉन्शियस को, अपने मन को इधर उधर भटकता हुआ ही रखते हैं। हम हर कार्य को अपने भावों के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे वो चलने की क्रिया हो, खाने की क्रिया हो, पढ़ने की क्रिया हो। सभी कुछ अगर मन के साथ जोड़ देते हैं तो हमें हर कार्य में सफलता मिलती जाती है। सुनते हैं, सुन रहे हैं लेकिन सोच कुछ और रहे हैं। खाना खा रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। कार्य कर रहे हैं, सोच कुछ और है। मीन्स मन, भाव हमेशा ही हमारा थॉट प्रोसेस में बना रहता है। तो उसी थॉट प्रोसेस से निकलकर हमें सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है, यही देखना है, यही भाव बनाना है कि जो मैं इस वक्त कर रही हूं, अगर बोल रही हूं तो सिर्फ बोल रही हूं, पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है। इसी से 3 चीजें जुड़ी हुई है। जो हम कर रहे हैं जागरूकता के साथ करें। जागरूकता मीन्स हम जैसे ही हमारे अंदर आलस आता है, हम उस कार्य को करने की जो हमारे अंदर एक इंटेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है, कम होकर एक्चुअली वो खत्म हो जाती है। तो हमें पूरी जागरूकता, अवेयरनेस बनाई रखनी है कि मुझे अभी ये कार्य करना है, और करना है मीन्स पूरे मन और भाव से करना है। और लिव इन प्रेजेंट मीन्स जानते हुए किया, लिव इन प्रेजेंट किया, पूरी जागरूकता के साथ किया। या तो हम पास्ट की मेमोरीज में रहते हैं या फ्यूचर की कल्पना करते हैं। दोनों जरूरी हैं, बट हर वक्त ही मेमोरीज और कल्पनाज में ही लगे रहते हैं तो जो कार्य हम करना चाहते हैं उसमें हमें जितनी सफलता हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं मिलती, क्योंकि हम हर वक्त कल्पना, ऐसा होना चाहिए,
उस होने के लिए एफर्ट्स हमें लेने हैं। वो एफर्ट्स पे कंसंट्रेट ना करके सिर्फ हाँ ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इन्हीं थॉट प्रोसेस में लगे रहते हैं। मेमोरीज है तभी हम नया सीखते हैं और उनको बार बार रिपीट करके अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। बट एक्सेस ऑफ मेमोरीज, एक्सेस ऑफ कल्पनास, excess of everything is always bad। तो उन चीजों में बैलेंस बनाना है, जानते हुए करना है। जानते हुए करना इन द सेंस कि हमने जो काम किया, इवन मैंने अगर हाथ भी हिलाया, अगर मेरी जागरूकता उसमें है तो वही समय, वही पल हमारा ध्यान बन जाता है, जो कि हम हर वक्त ध्यान की पोजीशन में रह सकते हैं। ये जो हम ध्यान की प्रैक्टिसेस 8 अंग जो हम करते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि हम वहां से सीखें। आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट्स, 1.5 घंटा, 2 घंटा हमने वो प्रैक्टिस की, वो हमें पता लगा कि किस तरह से करना है। बट फिर उसे अपनी दिनचर्या भी बनाना है कि जो कार्य किया पूरा माइंडफुल होकर किया। सेकंड जो है दैट इज प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया, हम हर वक्त प्रतिक्रिया के मोड में रहते हैं। यस और नो? आई थिंक यस। कोई भी क्रिया हुई, प्रतिक्रिया तो आती ही है। जैसे कि प्रतिक्रिया मीन्स रिएक्शन, हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। किसी ने हमें कुछ कहा, बिना सोचे समझे, जैसे कि वो हमारा एक हक है, हमें तो कुछ ना कुछ बोलना ही है, मुझे तो मौका भी मिला है, आज तो बस बोल ही दूं जो मेरे मन में आया। अब किसी ने एक हल्का से यही कह दिया, अरे ढंग से खाना खाओ, देखो बहुत ज्यादा गिर रहा है। हम देखे समझने के बजाय इमीडिएटली, क्या मुझे खाना भी नहीं खाना? तो एक तरह से हम रिएक्शन के मोड में ही बने रहते हैं, और इसी को हम सहजता से भी तो ले सकते हैं, बट नहीं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे दवाइयां हैं, दवाइयां भी तो रिएक्ट करती हैं। किसी ने अचानक गलत इंजेक्शन दे दिया, गलत दवाई दे दी, और कुछ भी उसके गलत रिजल्ट हम इमीडिएटली देखते हैं। तो यही रिजल्ट्स, किसी ने हमें कुछ कहा, इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट हमेशा नेगेटिव ही करते हैं। वी शुड थिंक अबाउट पॉजिटिव एक्शंस इंस्टेड ऑफ नेगेटिव रिएक्शंस। किसी ने हमें बोला, अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम खुश हो जाते हैं। किसी ने बोला, आज ये क्या पहन लिया, इमिडिएटली हमारा मूड डाउन हो जाता है। मीन्स हमने अपनी चाबी सामने वाले के हाथ में देके रखी हुई है। किसी ने हमें अप्रिशिएट कर दिया, आज तो तूने बहुत अच्छा बोला, अबे खुश। और किसी ने आके बोल दिया, अरे ये वाला पॉइंट तो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था, अपना डाउन हो जाता है मोरल। तो क्यों हम लोगों के एप्रिसिएशंस और एक्शंस, रिएक्शंस पे ही अपने आप को डिपेंड करके रखे हुए हैं? हमें अपनी चाबी अपने हाथ में रखनी है, अपने हिसाब से। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, जैसे भावों को, भाव क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, अगर हमने अपना पूरा दिया है, अपने एफर्ट्स पूरे किसी भी काम में दिए हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पढ़ाई है, तो हमें उसका सक्सेस 100% मिलता ही है। जब हमारी कमी रह जाती है तभी हम वहां पर कभी कभी फेलियर की पोजीशन में आ जाते हैं। तो यही है प्रतिक्रिया विरति। विरति मीन्स प्रतिक्रिया को रोकना। हमें जब एक तो हुआ कि हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे ये भाव आते चले जाते हैं, और इन्हीं भावों को, जैसे कि बताया गया कि यही भाव ध्यान के पूरा परिवार है। अगर हम इन भावों को अपने अंदर ले आते हैं तो हम हर वक्त ध्यान की पोजीशन में बने रह सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमें परेशान करता है वो ये प्रतिक्रिया ही है।
एक प्रतिक्रिया, इवन उसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया होती चली जाती है। लाइक क्रिया हुई, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रतिक्रिया के बाद स्टॉप लग जाएगा, और सबका प्रतिक्रिया करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो हमें अपने संवेगों को मैनेज करना सीखना है। तो वो भी ध्यान के प्रयोग करते चले जाते हैं, किसी भी प्रयोग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, हमारा भावों पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब तीसरा है मैत्री। प्रतिक्रिया अगर ज्यादा होती है, संवेग हमारे ज्यादा आते हैं, मैत्री शत्रुता में बदलती चली जाती है। और यही प्रतिक्रिया अगर हम मैनेज करते चले जाते हैं, मैत्री का भाव बढ़ता चला जाता है। इनफैक्ट सारे के सारे ये जो पांचों के पांचों उपसंपदास हैं, जो प्रेक्षा ध्यान की चर्या है, ये आपस में लिंक्ड है। तो अगर मैत्री के भाव को हमें बढ़ाना है, ये हम डे टू डे लाइफ में फेस भी करते हैं कि जहां हमने प्रतिक्रिया की, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स के रिलेशंस हो, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, जहां प्रतिक्रिया हुई वहां पर ही मैत्री भाव कम होना शुरू हो जाते हैं, शत्रुता बढ़ती चली जाती है। तो अल्टीमेटली ये दोनों बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे प्रतिक्रिया भाव को ही कम करते चले जाएं और मैत्री भाव ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। और मैत्री इज नॉट रिलेटेड ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स। जीव मात्र से मैत्री का भाव रखना, अपने आप को सामने वाले की पोजीशन में रख के अगर हम चलते हैं, हमारा दृष्टिकोण सामने वाले के लिए बदलता चला जाता है, तो मैत्री ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। जिस तरह हम जीना चाहते हैं, सामने वाला भी उसी तरह जीना चाहता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई हर्ट ना करे, सामने वाले की टेंडेंसी भी यही रहती है कि हमें भी कोई हर्ट ना करे। जैसे हम समझते हैं कि मैं सही हूं, सामने वाले का भी यही भाव होता है कि मैं ही सही हूं, तुम्हें बदलना है, वो भी यही कहता है तुम्हें बदलना है। तो जब इन भावों को हम बदल लेते हैं, अपने आप में इस तरह की चेंजेस लानी शुरू कर देते हैं कि जो हम सामने वाले से चाहते हैं वो हम अपने लिए करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली प्रतिक्रिया भी खत्म होती चली जाती है, मैत्री भाव भी बढ़ता चला जाता है। तो अभी तक हमने कौन कौन से 3 पॉइंट्स किए? भाव क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री। अभी 2 और पॉइंट्स हैं। इनफैक्ट रिपीट करने से ये भी फायदा होता है कि आप लोगों के भी दिमाग में ये 5 पॉइंट्स अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो मितहार और मित भाषा। मितहार शब्द बहुत कॉमन है, नो डाउट इसके बारे में हम अच्छे से जानते भी हैं कि मितहार का मतलब क्या है। अब आहार, मित, रित, हित। मित मीन्स कम खाना, कम मीन्स कितना कम। इनफैक्ट अब जैसे हमारे स्टमक की भी कैपेसिटी होती है, अगर हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें, 25% शुड बी फॉर हवा, 25% होना चाहिए जल के लिए, 50% फॉर सॉलिड्स। तो इनफैक्ट हम उसको ज्यादातर ओवरलोड ही करते हैं। जो हवा होती है ना, उसके लिए तो जगह ही नहीं छोड़ती, पूरे का पूरा खा पी के ही पेट को फुल कर देते हैं। ओवरफीडिंग, मैक्सिमम, आज तो बहुत स्वाद खाना बने, मैक्सिमम ओवरफीड कर ही लेते हैं। अरे ये चीज तो बहुत टेस्टी है, इतना सा तो और खा ही लेते हैं। इनफैक्ट स्टमक में जैसे मिक्सी में चर्निंग के लिए थोड़ी सी जगह खाली छोड़नी होती है, उसी तरह स्टमक में भी थोड़ी सी जगह चर्निंग के लिए हमें खाली छोड़नी होती है। तो जब वो जगह ही नहीं बचती, तो चर्निंग प्रॉपर, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, शरीर को हमारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, तभी हम रोगग्रस्त हो जाते हैं।
और हम चबा चबा कर खाना नहीं खाते हैं। दांतों का काम हमारी आंतों को करना पड़ता है। तो जितना लोड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस लोड जब उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे हमारी आंतें इन्फेक्टेड होनी शुरू हो जाती है, उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए। अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जवाब देना शुरू कर देता है। तो इसलिए मिताहार के बारे में कहा जाता है कि कम क्या खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाती है। ऋतु के अनुसार, सीजनल चीजें चाहे वो कुछ भी हो, इवन कहा जाता है कि डायबिटिक्स को आम नहीं खाना चाहिए, लेकिन सीजन में आम भी अच्छे से खाएं। जो सीजन के फ्रूट्स हैं, आजकल ये भी ट्रेंड आ चुका है, इंपोर्टेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हम महंगी चीजें लाइक प्रेफर करते हैं, एक स्टेटस बना लेते हैं। इनफैक्ट जो सीजनल चीजें हैं उन्हें ही, वो सस्ती भी होती है और हेल्थ के लिए, सस्ती को छोड़ भी दे, सबसे इंपॉर्टेंट इज हेल्थ। जो सीजनल सब्जियां, फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो हमेशा ही हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं। हितकर भी हो, जो हमारे लिए फायदा करे। इनफैक्ट अगर हम कम खाते हैं, ऋतु के अनुसार खाते हैं, और कब खाएं, कैसा खाएं, ये सब सोच कर खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए हितकर होता चला जाता है। भोजन के साथ भाव को जरूर जोड़ें। खाना खाते हुए ज्यादातर हम कुछ ना कुछ टीवी के सीरियल्स, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब एक्टिविटीज साथ में जोड़ देते हैं। स्ट्रिक्टली नो मीन्स नो। खाना पूरा मन और भाव क्रिया के साथ, माइंडफुलनेस ईटिंग हैज टू बी देयर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मित भाषण। इसके बारे में भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें कम बोलना चाहिए। जानते हम बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ चीजें अप्लाई भी करनी है। सोना, खाना, चलना, बोलना, कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो हम सबसे ज्यादा करते हैं? सोच के देखो। बोलना। इनफैक्ट हम खाते हुए भी बोलते हैं, चलते हुए भी बोलते हैं, इवन बहुत सारे केसेस में देखने में आता है सोते हुए भी हम बोल रहे होते हैं। तो इतना एक्सेस है, और जो हम सोच भी नहीं पाते, इनफैक्ट इतना बोलते हैं। मौन रहना, एक कम बोलना इटसेल्फ इज मौन। इट इज नॉट कि हमें मौन ही रहना, लाइक पूरे दिन का मौन लेना ही जरूरी है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम कम बोलते हैं, सोच कर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो वो भी अपने आप में एक मौन की ही प्रैक्टिस है। जब हम तेज बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, जस्ट इमेजिन करके देखो हमारी कितनी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। बोलने में बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे मसल्स हैं, हमारे मैक्सिमम मसल्स बोलने की क्रिया में यूज होते हैं। तो अगर हमने बोलने को कंट्रोल कर लिया तो हमारी बहुत सारी मसल्स को आराम मिल जाता है। स्वर यंत्र का कायोत्सर्ग करवाया जाता है, उसका भी पर्पस यही है कि मैक्सिमम मसल्स को आराम मिल सके। ध्यान की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी ये अंग है, उनका पर्पस ही ये है कि पूरे शरीर के मसल्स को हमें आराम दिलाना है। क्रिया से हमें क्रियालेस प्रोसेस में जाना है। हम हर वक्त प्रवृत्तियां ही, कुछ ना कुछ कार्य करने में लगे रहते हैं। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना है, प्रकंपनों से अप्रकंपन की ओर जाना है, भाषा से मौन की ओर जाना है, शरीर, मन और वाणी के ही संयम के लिए
ये तरह तरह की टेक्निक्स डेवलप की गई है कि कुछ भी टेक्निक को अपने जीवन में अपनाकर हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह ये ध्यान का पूरा परिवार है, जिसे अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो ध्यान हमारा ऑटोमेटिकली सधता चला जाता है। हम दिन भर ध्यान की पोजीशन में रह सकते हैं अगर हमने भाव क्रिया को अपनाया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मितहार और मित भाषण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हर वक्त ध्यान में रह सकते हैं। मुश्किल जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है तो अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि होल यूनिवर्स हमें उसके लिए हेल्प करता है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जब हमने सोच लिया, पूरा भाव बना लिया कि मुझे ये कार्य करना ही है, तो पूरा यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है और हमें उस कार्य में सक्सेस भी मिलता है। तो इसी के साथ आज हम एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग के साथ शुरू करते हैं। समताल श्वास। समताल श्वास ये है क्या? समताल रिदम कि जितना समय हमने श्वास को लेने में लिया उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे, और जितना समय पहले श्वास को लगा प्रत्येक श्वास को उतना ही समय लगे। तो सिंपलेस्ट वे इज 5 काउंट्स हमने श्वास को लिया और 5 काउंट्स हमने श्वास को छोड़ा। इवन वो हम 4, 8, 4, 7, 5, 10 लेने और छोड़ने की क्रिया ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जितना पहली बार अगर हमने 5 काउंट्स लिया, 10 काउंट्स छोड़ा, तो हर श्वास हमारा उसी लय में जाना चाहिए, उसी रिदम में जाना चाहिए। अगर हमने 4 काउंट्स लिया और मानो 8 काउंट्स छोड़ा, तो हर श्वास हमारा उसी रिदम में जाना चाहिए। तो वो कई बार जैसे ग्रुप्स में सबके लिए उस तरह की काउंटिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि किसी का 7 चल रहा है, किसी का 8 चल रहा है, किसी का 10 चल रहा है। तो इजीएस्ट वे एक तरह से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 5 काउंट्स इन, 5 काउंट्स आउट, और रोकना चाहे तो 5 की गिनती तक ही रोकने का भी प्रयास करें जिनके लिए संभव हो। रोकना कभी भी जबरदस्ती नहीं है, राइट? तो 5 काउंट्स इन, 5 काउंट्स अंदर रोका, 5 काउंट्स ही श्वास को छोड़ने में लगे और फिर 5 काउंट्स उसको बाहर रोका। तो इस तरह से हम इस समताल श्वास की प्रैक्टिस 3 से 4 मिनट के लिए करते हैं। और जस्ट सी 5 काउंट्स इन, 5 काउंट्स रोका, 5 काउंट्स आउट, 5 काउंट्स रोका, 20 काउंट्स में एक श्वास। दैट मीन्स 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 3 श्वास कितनी इजीली मैनेज हो सकते हैं। श्वास लेते हुए पेट को फुलाना, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना, इस चीज पे भी खास ध्यान देना है। लेट्स स्टार्ट। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे समताल श्वास तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। शरीर के साथ रोकने में कोई भी जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे 5 की गिनती तक श्वास लें, रोकें। 1, 2, 3, 4, 5, छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5, रोकें। 2, 3, 4, 5, ले। 1, 2, 3, 4, 5, अंदर रोके। 2, 3, 4, 5,
छोड़े, 1 2 3 4 5, रोके, 2 3 4 5, in, 1 2 3 4 5, रोके, 2 3 4 5, छोड़े, 2 3 4 5, रोके, 2 3 4 5। इसी तरह समताल श्वास चलता रहे। अपना अपना राउंड कंप्लीट करते हुए रिलैक्स्ड फील करें। ओम अरहम। अगर आप कोई भी इस सेशन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अभी आपके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जिनको भी आज के सेशन के बारे में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पहले हम प्रश्न लेंगे, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सादर जय जिनेन्द्र मैम, संतोष भैया, आपकी तो क्लास से बहुत इतना अच्छा लेते हैं, और सर को भी बहुत बहुत आभार, सर को भी, कि आप इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर को लाते हैं। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वर यंत्र का हम कैसे प्रयोग करते हैं, जो अभी आपने बताया था ना, तो देखिए स्वर यंत्र हमारा है विशुद्धि केंद्र पर। जब हम विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करते हैं तो इनफैक्ट जो हमारा थॉट प्रोसेस है, विचार है, वो भी यहीं से चलते हैं। जब यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम थोड़ा थोड़ा विचारों को देखना शुरू कर देते हैं। और जब हम विचारों को देखते हैं, ये सारी टेक्निक्स, जैसे अभी हम धीरे धीरे एक एक प्रोसेस पे आते चले जाएंगे, एक एक प्रैक्टिस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर देखना मीन्स, क्योंकि हमने ये भाव बनाया हुआ है कि मेरे विचार कम हो रहे हैं, और स्वर यंत्र का पर्पस ही आवाज यहीं से निकलती है, इसलिए नाम भी इसका स्वर यंत्र रखा गया है। तो यहाँ पे देखना शुरू किया तो उसमें ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट, कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। अननेसेसरी जो हम बोलते हैं, जैसे ही हम बोलना, अभी तक तो क्या है, हम बोल जाते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं सोचते हैं। तो जब हम स्वर यंत्र पे ध्यान करना शुरू करते हैं, हम बोल गए, फर्स्ट स्टेप में तो यही होगा कि हम बोल गए, लेकिन अब हम ध्यान दे पाते हैं मैंने कुछ गलत बोला,
तो नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही ये आना शुरू होगा कि वो विचार आया और हमने समझा क्या मेरा बोलना जरूरी है, रुक जाना। तो इस तरह से एक दिन या 2 दिन की प्रैक्टिस से ये चीजें मैनेज नहीं होती हैं। जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते चले जाते हैं, इस केंद्र पर ध्यान हमारा बढ़ता चला जाता है, तो हमारे अंदर ये विवेक आना शुरू हो जाता है, हाँ मुझे अब और नहीं बोलना है। और वही पोजीशन हमें अच्छी भी लगने लगती है। अभी हमें बोलना ही अच्छा लगता है, जवाब देना ही अच्छा लगता है कि अगर मैंने सामने वाले को नहीं समझाया तो जैसे किसी को समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन फिर ऑटोमेटिकली ये लगने लगता है मैं भी चुप रहूंगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये भाव आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको करना पड़ता है, लेकिन हमें सबसे पहले प्रयोग करने हैं। जब हम रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं, हमारे भाव क्रिएट होते चले जाते ओम अरहम। हमारा मैम बहुत अच्छा बताया। अशोक जी जैन ने अपने आप को अनम्यूट किया। अशोक जैन से बोलिए। ये समताल प्रेक्षा करते हैं तो उसमें अनुलोम विलोम के हिसाब से करें या सीधा श्वास प्रेक्षा करिए? हैं। इनफैक्ट इसमें हम सिर्फ श्वास को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, वो थोड़ी एडवांस्ड स्टेज हो जाती है। बिगिनर्स के लिए सिर्फ लेना और छोड़ना ही कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि उसी में पहले रोकना, कुंभक भी सीख लिया। फिर आप चाहें तो लेफ्ट और राइट अनुलोम विलोम जी भी सविता कर जी, सकते हैं। अनुलोम विलोम जो हमारे प्रेक्षा ध्यान की भाषा में समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, वो अलग प्रयोग है। वो प्रयोग भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले सेशन में। आज हमने समताल का किया, तो अगले सेशन में हम समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग भी ले लेंगे। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा या अनुलोम विलोम, एक नोस्ट्रल से लेना, दूसरे से छोड़ना, इससे लेना इससे छोड़ना, वो अलग प्रयोग है। तो बहुत सुंदर। जिज्ञासा आपकी, इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। जी और कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं सतीश गर्ग हाँ, बोल रहा हूँ। जी बोलिए पहले सतीश शिविर सर। में मैं लातूर में रहा था। समतल श्वास का जब प्रयोग करते हैं तो सांस छोड़ने के बाद जो रोकने की क्रिया है, इसमें कुछ असामान्य जैसा प्रतीत होता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, शुरू में हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो थोड़ा सा शरीर को कष्ट होता है। इवन कमर को सीधा रखना भी इन द बिगिनिंग अपने लिए इजी काम नहीं होता है। अभी 5 की गिनती तक रोकना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 2 की गिनती तक रोकिए। हफ्ता 10 दिन तक 2 की गिनती, धीरे धीरे 3 4 उसको इस तरह से बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुंभक में शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। लेकिन जब हम वो अभ्यास करते चले जाते हैं, क्योंकि ये सोच के कि शरीर को तकलीफ हो रही है, हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हम उस तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उस अभ्यास को करते चले जाएं और बढ़ाते चले जाएं, और वो मैनेज भी होना शुरू हो जाता है। ओम अरहम। अमृत जी दुग्गड़ ने अपने आप को अनम्यूट किया है। अमृत जी बोलिए। क्या मैं 2-3 साल से भाई जी, आनंद भाई जी से जुड़ा हुआ हूँ। वो हर बार कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बाकी आपकी भाषा और ये प्रेक्षा ध्यान का पूरा जो आपने ये बताया 1 घंटे का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सिस्टमेटिक है। और मतलब बहुत एकदम ऐसा लगा कि ये वीडियो हमेशा हमेशा अपने पास रहना चाहिए। और ये मैंने ये मोदी जी का भी सुना था, सबका सुना था, लेकिन वो भी अच्छे है। लेकिन आपका जो प्रोग्राम हुआ एकदम ऐसा लगा कि ये अपने पास रहना चाहिए और एकदम बहुत सिस्टमेटिक हुआ ये। कंचन जी जैन ने अपने आप को अनम्यूट किया। कंचन जी बोलिए। हम बहुत ज्यादा अच्छा लगा सुनकर, बहुत एक एक वर्ड समझ आया। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल जी शिपानी। जी, जय जिनेन्द्र सविता जी, बहुत ही सुपर आज का। और मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है प्रेक्षा ध्यान, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। इसके सब प्रयोग भी करती हूँ मैं और बहुत लाइफ में चेंजिंग भी आई है। मुझे ये जानना था, जैसे आपने बताया कि प्रतिक्रिया विरति, तो प्रतिक्रिया विरति में क्या होता है कि जैसे हम कई बार जैसे हम लोग
हम कोई बात बोलते हैं तुरंत जो मुंह पे नहीं बोल के मतलब मन ही मन अंदर ही मन उनके भावों से और उनके चेहरे से पता चलता है, उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। तो क्या वो भी प्रतिक्रिया मतलब प्रतिक्रिया में आता है वो भी? बिल्कुल है तो प्रतिक्रिया ही, क्योंकि प्रतिक्रिया सिर्फ बोलने से नहीं, भावों से और फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता लग जाती है। और इनफैक्ट हम सामने वाले की प्रतिक्रिया भी उसके भावों से और एक्शन से समझ जाते हैं, चाहे वो सामने वाला बोले या ना बोले, प्रतिक्रिया ही है। बट धीरे धीरे जब हम अभ्यास का बढ़ाता चले जाते हैं, अपने स्तर को बढ़ाते चले जाते हैं, अलग अलग प्रयोग, इवन जो सिंपल समताल श्वास भी अगर हम अपने डेली रूटीन में ले आते हैं। समताल श्वास है क्या? श्वास तो हम हर वक्त ले रहे हैं, बस उसको देखते हुए लेना और देखते हुए छोड़ना समताल श्वास। जैसे भाव क्रिया हम हर वक्त ध्यान में रह सकते हैं, हर वक्त समताल श्वास कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये प्रैक्टिसेस बढ़ती चली जाती हैं, आपके अंदर इमोशन आया, भाव आया, इमिडिएटली उसको छोड़कर हमने श्वास को देखना शुरू किया। अचानक हमें कोई कहेगा ना कि श्वास को देखना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी श्वास को देखो, हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम इन प्रैक्टिसेस को रेगुलरली अपने जीवन में ऑलरेडी कर रहे होते हैं, बिल्कुल फिर हमारा ये ऑटोमेटिकली भाव बन जाता है। इमोशन आया, हमने अपने आप को श्वास पे टिका दिया, तो वो प्रतिक्रिया का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। मे बी इन द बिगिनिंग खत्म नहीं होगा, बट धीरे धीरे कम हुआ। कम होना भी हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोमल जी, बिल्कुल सही, आपका कहना बहुत सही है। हम बोलकर प्रतिक्रिया कम करते हैं, भावों से ज्यादा होती है प्रतिक्रिया। देखते हैं बहुत बार ऐसा देखते हैं कि सब बैठे बातें कर रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी कोई बात अचानक निकलती है कि हमारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, चेहरे सबके मतलब प्रतिक्रिया बिना बोले ज्यादा होती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। तो कई कई अपन सोचते हैं भी बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिक्रिया अंदर ही अंदर होने शुरू हो जाती है। अर्चना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अर्चना जी बोलिए। नमस्कार। बहुत बहुत ही अच्छा सविता जी, अपने पॉइंट टू पॉइंट इतना अच्छा बताया, मुझे बहुत समझ में आया और मैंने लिख के लिया। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। ओम अर्हम। थैंक यू। समय हमारा संपन्न हो रहा है, तो अभी और किसी की कोई जिज्ञासा हो 1 या 2 मिनट ले सकता है, नहीं तो हम समापन की ओर चलें। जय जिनेंद्र म्यूट किया है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर सविता जी ने आज का प्रेक्षण है, सही में रोज करते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है इतनी अच्छी तरह से उन्होंने विस्तार से बताया। बहुत सुंदर, क्वेश्चन तो पूछने के लिए कुछ रखा ही नहीं, उन्होंने इतना अच्छी तरह से बताया है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, तो यही तो एक अच्छे जो ट्रेनर है उसकी पहचान होती है कि जो बात कहना चाहते हैं हम उसके गले कैसे उतारे। हम जो बात अपने अंदर बात है उसको दूसरे के गले उतार देना, ये अच्छे ट्रेनर की पहचान है। तो आपने बिल्कुल सही कहा सुचिता जी, इतने अच्छे तरीके से समझाया कि एक एक पॉइंट, एक एक बात हमारे समझ में आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन जुड़े हमारे साथ सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी भाई बहन जुड़े सबका धन्यवाद। तो अगले सोमवार को हम इसी टॉपिक को फिर आगे लेते हुए आगे के क्रम में चलेंगे। प्रत्येक सोमवार को हमारा ये क्रम चलेगा, और एक एक जो हमारे अंग है उसके बारे में हम बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हुए प्रयोग करेंगे। आज तो हमने छोटा सा प्रयोग किया, अगले सेशन में हमारे ध्यान के प्रयोग भी थोड़े लंबे होंगे, और जिस ध्यान के बारे में हम बात कर रहे हैं उस ध्यान का प्रयोग भी चलेगा हमारा साथ साथ। कायोत्सर्ग के समय कायोत्सर्ग, श्वास परीक्षा के समय श्वास परीक्षा। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी हमारी साथ साथ चलने वाली है, और बहुत ही आनंद आएगा आपको हमारे इस कार्यक्रम में। तो आप अपने परिजनों को भी जानकारी कराएं, और ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। ओम अर्हम। तो अभी समापन की ओर चले। इतिहास भी बहुत सुंदर तरीके से बताया उन्होंने, और एक बार हो सके तो शिविर का भी आनंद लो, लाडनू में जाकर वहां का माहौल, एटमॉस्फेयर। स्मिता जी, लाडनू में शिविर तो होते ही रहते हैं सर, वहाँ पे क्या क्या होगा सर? अभी आप ये जो प्रयोग हमने आज किए ये सब चीजें होगी दिन भर,
यहाँ तो हमने 1 घंटा करते हैं, वहां दिन भर हमें ध्यान में रहना है। सुबह से 5 बजे से लेके रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक वहीं रहना, वहीं खाना, ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना व्यापार मोबाइल की ऑफ। चिंता। मोबाइल यूज नहीं कर सकते सर? मोबाइल तो आपका जमा कर लिया जाता है। अच्छा मोबाइल ही तो सारी परेशानी की जड़ है ना। तो अभी 8 सर, दिन जिनका साधना करना है, साधना करना है तो मोबाइल आपका जमा कर लेंगे। वहां जाओगे तो आप 8 दिन मोबाइल से दूर रहोगे तो चिंता से मुक्त, तनाव से मुक्त रहेंगे। सर, और जिनका साधना शेयर के लिए मार्केट का जाते बिजनेस हैं। है वो कैसे छोड़े सर फोन? कैसे छोड़े? आ, अब आप वहां जाके शेयर देखिए। मार्केट जिनका बिजनेस है वो कैसे छोड़ के आए? देखिए बिजनेस है, आप वहां जाते हो साधना के मकसद से जाते हो, साधना करने के लिए जाते हो। तो बिजनेस से दूर, जब तक आप बिजनेस के बारे में सोचते रहोगे, परिवार के बारे में रहोगे, तो ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाएंगे। आपका ध्यान आपके घर वहां रहेंगे, आपका शरीर वहां है लेकिन मन आपका, यही तो बताया अभी कि प्रेजेंट में रहना। यही बात आज बताई सविता जी ने, वर्तमान में रहना। वहां आप हो तो आप वर्तमान में रहोगे तो आपका बिजनेस की चिंता, घर की चिंता से दूर रहेंगे। तो यही तो शिविरों का, शिविर में जाने का लाभ यही होता है कि हम शिविर में जब रहते हैं तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। और 8 दिन का शिविर, हम 8 दिन अपने आप में रहते हैं वहाँ। तो ये शिविर अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। सर, वहाँ पे खाली मेडिटेशन होगा, योगा आसन भी होगा सर? सब होगा, सारे अंग होंगे वहाँ पे, सारे योगा प्राणायाम सब होते हैं। और भोजन के समय भोजन, उसके बाद भोजन कैसे करना, चलना कैसे, वो भी सिखाया जाता है। चलना भी सिखाते हैं। हमारा जो प्रोग्राम होता है सुबह शाम चलना, तो कैसे चलना, भोजन कैसे करना, और सारा आपको व्यवस्थित एक टाइम टेबल मिलेगा आपको पूरे 8 दिन का। उसके अनुसार हम को चलना रहता है। रहने की व्यवस्था भी वही जरूर है ना? अटेंड करें। यहाँ जो सतीश जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने अभी पीछे लाडनू में शिविर किया था, इनके एक्सपीरियंसेस आप ले भी सकते हो। हाँ सतीश जी, आप 1 मिनट समय हम आपसे और लेना चाहेंगे। आप अपने अनुभव आप शेयर कर सकते हो। आपने शिविर अटेंड किया तो आप अपने अनुभव साझा करें हमारे साथ। मैंने लाड़नू में 2 शिविर किए हैं, एक 4 वर्ष पूर्व किया था और एक इसी वर्ष अप्रैल में किया। और वहां रह करके वास्तव में जीवन कैसे जिया जाए इसकी हमें पूरी शिक्षा वहां मिलती है। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के और रात्रि में 9:30 बजे जब दीप विसर्जन होता है तो उस समय तक का पूरा एक टाइम टेबल रहता है। और उस समय हम सब बाहर की सारी बातें भूल जाते हैं और वास्तव में हर बात में वहां अनुशासन, और कहना चाहिए कि कैसे खुश रहते हुए अपने आंतरिक खुशी के साथ हम अपना जीवन जिए, इस बात का प्रैक्टिकल एक तरह से प्रशिक्षण वहां पर हमें मिलता है। तो वास्तव में मैं तो इस प्रकार के शिविर में जाना अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मैंने 2 रह करके शिविर किए वहां पर, आवासीय शिविर, और इसके अलावा 2 शिविर में 10 दिन के, और कहना चाहिए कि भाई इस तरीके से ऑनलाइन अटेंड किए 10 दिन अभी तक। तो बंगलौर शिविर की भी पूर्ण विस्तृत जानकारी कृपया आप मुझे इस ग्रुप में दे दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि बंगलौर शिविर में रह पाऊं अगस्त में। हाँ, डेट आप नोट कर लीजिए। 13 अगस्त से 20 अगस्त 8 दिवसीय शिविर है। आपको 12 तारीख को बेंगलोर पहुंच जाना है। सविता जी, आप इनको बेंगलोर शिविर की जानकारी की संपर्क सूत्र का नंबर जरूर दे दीजिएगा ताकि वो संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। बिल्कुल। ओम अरहम। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए हम संकल्प सूत्र के साथ समापन की ओर चलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। और कल मंगलवार का दिन, जैसा कि आपको पता है, अष्टमंगल, अष्टमंगल का भी एक बहुत बढ़िया सीरियल हमारा अभी चल रहा है और हम उसके भी आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। 8 मंगल हमारे क्या है उसके बारे में हमने जाना है। तो कल हो सकता है, कल या अगला जो सेशन होगा उसका आखिरी सेशन हो। तो कल हमारे साथ कैलिफोर्निया से सांखला मैडम, अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो कल इसी समय हम फिर मिलेंगे। ओम अरहम। तब तक के लिए यस। तो आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं।